तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एलियन रोम्यूलस मूवी। इस मूवी की शुरुआत होती है 2142 के अंदर, यानी कि 2142 के अंदर। और मूवी के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है एक स्पेसशिप जो कि वेलेंट-यूटानी नाम की एक कंपनी का है। वो स्पेस में आता है और वहाँ से एक मेटेरॉइड को उठाकर कुछ साइंटिस्ट के ग्रुप के पास ले जाता है। मेटेरॉइड का मतलब होता है कुछ धातुओं से बना हुआ एक ऐसा स्टोन जो कि अंतरिक्ष में पाया जाता है। और जैसे ही वो मेटेरॉइड साइंटिस्ट के ग्रुप के पास पहुंचता है तो साइंटिस्ट उसे कट करके देखते हैं और यहाँ पर साइंटिस्ट को देखने को मिलता है कि उस मेटेरॉइड के अंदर जीनोमॉर्फ का कंकाल है, यानी कि स्केलेटन है। जीनोमॉर्फ एक एलियन जीव है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं रेन को, जिसका सपना है कि वो एक ऐसे प्लेनेट पर रहे जहाँ डेली वो सनराइज देख सके। लेकिन अभी वो जिस प्लेनेट पर रहती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माइनिंग की जाती है और रेन भी वेलेंट-यूटानी नाम की कंपनी के लिए ही काम करती है जहाँ पर वो खदानों में काम करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेन अपने भाई एंडी के साथ वेलेंट-यूटानी के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर जाकर वो उन्हें बताती है कि मेरा 12,000 घंटे का वर्किंग टाइम कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इस प्लेनेट पर नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे यवागा नाम के एक प्लेनेट पर जाना है, तो आप लोग मेरे लिए अरेंजमेंट्स कीजिए जिसकी हेल्प से मैं यवागा नाम के प्लेनेट पर चली जाऊँ। फिर उसके बाद वहाँ पर बैठी हुई कर्मचारी रेन को बताती है कि सभी वर्कर्स का टाइम 12,000 घंटे से बढ़ाकर 24,000 घंटे कर दिया गया है और अब सभी को 24,000 घंटे कंप्लीट करने के बाद ही उनकी मर्जी के ग्रह पर भेजा जा सकता है। ये बात सुनकर रेन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन तभी रेन को बाहर से आवाज़ आती है कि कुछ लड़के उसके भाई एंडी को मारने लगे हैं। तो रेन तुरंत भागकर बाहर जाती है और जैसे ही हम देखते हैं तो एंडी के अंदर से वाइट ब्लड बाहर आ रहा होता है। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि एंडी एक एंड्रॉयड रोबोट है और एंडी को रेन के पापा ने रेन को गिफ्ट किया था और तभी से एंडी को वो अपना भाई मानती है। फिर हम देखते हैं कि रेन एंडी को रीसेट करती है और रीसेट होने के बाद एंडी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं रेन अपने सभी दोस्तों के पास जाती है। तो चलिए अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस मूवी के सभी कैरेक्टर्स से। के, टाइलर, रेन, नवारो, ब्रॉन एंड एंडी, ये सभी हैं इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स। फिर उसके बाद रेन का दोस्त टाइलर रेन को बताता है कि मैंने ऊपर स्पेस में एक स्पेसशिप ढूंढा है जिसके अंदर काफ़ी सारे क्रायोपॉड्स हैं और उनकी हेल्प से हम यवागा ग्रह तक भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें यवागा ग्रह पर पहुंचने में 9 साल का समय लगेगा। और मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि क्रायोपॉड्स का काम होता है किसी भी इंसान को डीप स्लीप में भेजना और उसकी उम्र को बढ़ने से रोकना, क्योंकि इन सभी लोगों को यवागा ग्रह पर पहुंचने में 9 साल का समय लगेगा और उनके स्पेसशिप में इतना फ्यूल तो है कि ये यवागा ग्रह पर पहुंच सकते हैं, बट क्योंकि इनकी उम्र बढ़ जाएगी और उसे रोकने के लिए इन लोगों को क्रायोपॉड्स की जरूरत पड़ेगी और ये अपने स्पेसशिप के अंदर 9 साल के लिए फूड भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। और रेन के दोस्तों को रेन की जरूरत इसलिए थी क्योंकि रेन का भाई एंडी एक वेलेंट-यूटानी कंपनी के द्वारा बनाया गया रोबोट है और जो स्पेसशिप उन्हें स्पेस में मिला है वो भी वेलेंट-यूटानी कंपनी का ही है। तो यहाँ पर एंडी उस कंपनी के स्पेसशिप के सारे लॉक्स को एक्सेस कर सकता है, इसीलिए उन लोगों को रेन की ज़रूरत थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं रेन और एंडी वो दोनों उन सभी के साथ उस स्पेसशिप की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग स्पेस में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें पहली बार सूरज देखने को मिलता है। ये देखकर रेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर टाइलर रेन को बताता है कि ये यवागा ग्रह का ही सूरज है और वहीं से इसकी रोशनी यहाँ तक आ रही है जहाँ पर हमें पहुँचने में पूरा 9 साल का समय लगेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो लोग उस स्पेसशिप पर पहुँच जाते हैं जो कि वेलेंट-यूटानी कंपनी का है बट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और यहाँ पर उन्हें ये पता लगता है कि ये जो स्पेसशिप है जो वेलेंट-यूटानी कंपनी का है वो कुछ ही घंटों में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट से टकराने वाला है। फिर उसके बाद वो लोग उस स्पेसशिप से अपने स्पेसशिप को कनेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पर जाने के बाद एंडी वहाँ के सारे कोड्स को एक्सेस कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो लोग उस स्पेसशिप में घुस जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ पर क्रायोपॉड्स भी मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर टाइलर को पता लगता है कि इन क्रायोपॉड्स के अंदर केवल 3.2 ईयर्स का ही क्रायो फ्यूल बचा है, जिसकी वजह से वो ओनली 3.2 ईयर्स के लिए डीप स्लीप में जा सकते हैं। तो यहाँ पर टाइलर उनसे कहता है कि इस स्पेसशिप के अंदर क्रायो फ्यूल भी यहाँ पर होगा, तो हमें उसे सर्च करना होगा और उसे इनमें रिफिल करना होगा, जिसकी वजह से हम यवागा ग्रह तक पहुँच पाएँ। और फिर टाइलर उन सभी क्रायोपॉड्स को उस स्पेसशिप से इजेक्ट कर देता है और नवारो से कहता है कि इन सभी क्रायोपॉड्स को हमारे स्पेसशिप के अंदर ले लो। फिर हम देखते हैं कि नवारो अपने स्पेसशिप को उन क्रायोपॉड्स के आगे लाती है और उन सभी क्रायोपॉड्स को अपने अंदर रख लेती है और यहाँ पर वो सभी क्रायोपॉड्स भी अच्छे से रख लिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर के डैड के स्पेसशिप के अंदर के को काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ हो रही होती हैं। तो यहाँ पर वो रेन को बताती है कि वो अभी प्रेग्नेंट है और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी है और वो कहती है कि तुम इस चीज़ के बारे में टाइलर को मत बताना, क्योंकि टाइलर उसका बड़ा भाई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नवारो उन सभी क्रायोपॉड्स के पास आती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होकर रोने लगती है। और फिर हम देखते हैं टाइलर और ब्रॉन को, वो दोनों उस वेलेंट-यूटानी कंपनी के स्पेसशिप में क्रायो फ्यूल को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें एक बोर्ड पर उस स्पेसशिप का नाम दिखाई देता है, रोम्यूलस एंड रीमस, जो कि उस स्पेसशिप का नाम है। और वहीं पर उन्हें एक लाश भी दिखाई देती है जो कि एक सिंथेटिक की होती है, यानी कि एंड्रॉयड रोबोट की।
फिर उसके बाद उन्हें वहाँ पर एक क्रायोफ्यूल का चैम्बर भी मिल जाता है। वहाँ पर जाकर वो लोग क्रायोफ्यूल को निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्रायोफ्यूल को निकालते हैं तो वो चैम्बर ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है और वो लोग उसी चैम्बर के अंदर फंस जाते हैं। फिर एंडी उस चैम्बर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे भी नहीं खुल पाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए रेन और नवारो आ जाती हैं। फिर रेन उस मरे हुए सिंथेटिक की चिप निकाल लेती है और टाइलर को देते हुए कहती है कि ये चिप तुम एंडी के अंदर लगा दो, क्योंकि ये चिप अगर एंडी के अंदर लग गई तो वो यहाँ के सारे लॉक्स को एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि उस सिंथेटिक के पास थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर वो चिप एंडी के अंदर लगा देता है और एंडी रीबूट होने लगता है, लेकिन तभी उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ से क्रायोफ्यूल को निकाल लिया था और क्रायोफ्यूल ने उस कमरे के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा हुआ था ताकि वहाँ पर रखे हुए एलियन जीव जिन्हें कहा जाता है फेसहगर्स वो वहाँ से आज़ाद ना हो पाएं। लेकिन तभी वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो फेसहगर्स आज़ाद हो जाते हैं और वो फेसहगर्स टाइलर और ब्यॉन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो हर जिंदा चीज़ पर हमला करते हैं और उसके फेस से चिपक जाते हैं और उनके अंदर एक एलियन एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे जन्म होता है जीनोमॉर्फ का, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एलियन जीव है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एंडी तभी होश में वापस आ जाता है और उन सभी एलियन जीवों को मारने लगता है जिन्हें कहा जाता है फेसहगर्स, और वो वहाँ का डोर भी लॉक कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक फेसहगर्स निकलकर बाहर आ जाता है, नवारो के ऊपर हमला कर देता है और नवारो के फेस से चिपककर उसकी बॉडी के अंदर एलियन एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने लग जाता है। लेकिन रेन और उसके दोस्तों को नहीं पता था कि ये चीज़ क्या है, तो वो ये जानने के लिए वहाँ पर मरे हुए सिंथेटिक को वापस जिंदा करते हैं और उससे पूछते हैं। तो सिंथेटिक उनसे कहता है कि तुम लोग इसे यहीं पर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि ये अब बच नहीं सकती है, क्योंकि इसके अंदर इस फेसहगर ने एक एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया है जिससे एक जीनोमॉर्फ का जन्म होगा। और वो तभी उन्हें वहाँ पर मरा हुआ एक जीनोमॉर्फ दिखाता है जिसने कि इस पूरे स्पेसशिप को तबाह कर दिया था और उसी ने इसे मारा भी था। और वो बताता है कि ये जो जीनोमॉर्फ है इसके अंदर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है, अगर इसे तुम मार भी देते हो तो ये तुम्हारे स्पेसशिप को तबाह कर देगा। लेकिन उन लोगों को उस एंड्रॉइड रोबोट की बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं होता है, तो वो लोग उस फेसहगर को नवारो के चेहरे से हटाते हैं और नवारो को लेकर तुरंत स्पेसशिप पर जाने लगते हैं। लेकिन एंडी उन्हें वहाँ पर स्पेसशिप पर जाने से रोकता है और कहता है कि नवारो स्पेसशिप पर नहीं जाएगी, क्योंकि उस फेसहगर ने नवारो के अंदर एक एलियन एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया है जो कुछ ही देर में एक जीनोमॉर्फ का जन्म देगा, और अगर नवारो स्पेसशिप पर जाती है तो वो जीनोमॉर्फ हम सभी को मार देगा। लेकिन ब्यॉन एंडी की बातों पर भरोसा नहीं करता है और वो एंडी को एक काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसकी वजह से एंडी काफ़ी दूर जाकर गिरता है और उसकी बॉडी से वापस वाइट ब्लड निकलने लगता है। ये देखकर रेन तुरंत एंडी के पास जाती है और उसे दोबारा रीबूट कर देती है और यहाँ पर एंडी ठीक हो जाता है और नवारो तुरंत स्पेसशिप के अंदर जाकर स्पेसशिप को रोमुलस एंड रीमस स्पेसशिप से डिटैच कर लेती है और वहाँ पर वो उस स्पेसशिप को लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी नवारो के चेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है, जिसकी वजह से वो एक्सरे विजन का यूज़ करती है और अपने चेस्ट के अंदर देखती है। तो वो देखती है कि एक जीनोमॉर्फ का बच्चा उसके चेस्ट के अंदर है जो कि उसके चेस्ट को फाड़ने की कोशिश कर रहा है, और तभी वो जीनोमॉर्फ का बच्चा नवारो के चेस्ट को फाड़कर बाहर आ जाता है और नवारो की यहाँ पर डेथ हो जाती है। और क्योंकि उसने स्पेसशिप को भी चालू कर दिया था तो वो स्पेसशिप रोमुलस एंड रीमस स्पेसशिप से जाकर टकरा जाता है और तभी वहाँ पर के भी बेहोश हो जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है। और हम देखते हैं कि जीनोमॉर्फ का बच्चा नवारो के चेस्ट से बाहर आ रहा है और नवारो की यहाँ पर डेथ हो चुकी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप सीधा रोमुलस एंड रीमस के एक कंपार्टमेंट में जाकर भिड़ जाता है और वहीं पर वो स्पेसशिप रुक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एंडी जाकर उस सिंथेटिक रोबोट से बात करने लगता है और वो सिंथेटिक रोबोट एंडी से कहता है कि हमारे इस स्पेसशिप के अंदर एक कंपाउंड है जिसे कहा जाता है कंपाउंड Z01। वो इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो इंसानों को काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व कर सकता है और वो हमारी कंपनी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम्हारा काम है कि उस कंपाउंड को तुम हमारी कंपनी तक पहुँचाओ। और क्योंकि एंडी के अंदर उस सिंथेटिक रोबोट की चिप लगी हुई थी तो एंडी यहाँ पर पूरी तरह से बदल चुका था और वो उसके सभी ऑर्डर्स को फॉलो भी करने लगता है। फिर एंडी टाइलर और रेन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ये फेसहगर्स के पास कोई आंखें नहीं होती हैं, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर से हमें डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद ही हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। क्योंकि इस स्पेसशिप का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से डिफरेंट है, इसीलिए ये फेसहगर्स हमें इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और ये हमारे ऊपर हमला कर दे रहे हैं। और वो ये भी बताता है कि जहाँ भी साउंड होता है ये फेसहगर्स वहाँ पर भी हमला कर देते हैं। फिर उसके बाद एंडी उस स्पेसशिप का टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के बराबर कर देता है और वो लोग आसानी से उन फेसहगर्स के बीच से जाने लगते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं टाइलर के फादर के स्पेसशिप के अंदर उस जीनोमॉर्फ ने अपना खुद का अंडा बना लिया है और वो उसके अंदर जाकर खुद को ग्रो कर रहा है। लेकिन तभी ब्यॉन उस जीनोमॉर्फ के अंडे के ऊपर हमला कर देता है और उस जीनोमॉर्फ को मारने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देता है। लेकिन वो जीनोमॉर्फ मरता नहीं है, उल्टा अपनी नुकीली टेल निकालकर सीधा ब्यॉन की आंखों में घुसा देता है, जिससे ब्यॉन वहीं पर गिर जाता है। और उसके बाद वो जीनोमॉर्फ ब्यॉन के ऊपर खुद का हाइड्रोफ्लोरिक एसिड गिरा देता है जिसकी वजह से ब्यॉन की डेथ हो जाती है।
और ये सब कुछ देखकर के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, तो वो तुरंत उस स्पेसशिप से भागने के लिए उसका दरवाज़ा खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस जीनोमॉर्फ को, जो कि अपनी अडल्ट फॉर्म में आ चुका है और वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, और अब वो जीनोमॉर्फ के ऊपर हमला करने के लिए आ चुका है। लेकिन के रिक्वेस्ट करती है एंडी से कि वो दरवाज़ा खोल दे, जिसकी वजह से वो अंदर आ जाएगी और वो जीनोमॉर्फ से बच जाएगी। लेकिन एंडी को पता होता है कि अगर उसने दरवाज़ा खोला तो वो जीनोमॉर्फ उन सभी को भी मार देगा, इसलिए वो दरवाजे को नहीं खोलता है और फाइनली वो जीनोमॉर्फ वहाँ से के को उठाकर ले जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एंडी को, जो कि कंपाउंड Z01 को लेने के लिए लैब में जा चुका है, और वहाँ पर वो एक वीडियो भी देखता है जिसमें दिखाया जाता है कि एक माउस जो कि मर चुका है, उसको जैसे ही कंपाउंड Z01 का इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो माउस वापस जिंदा हो जाता है, और वहीं पर उन्हें कुछ गन्स भी मिलती हैं, और ये गन काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और इसकी हेल्प से जीनोमॉर्फ को आसानी से मारा जा सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो लोग जब उस लैब से चले जाते हैं तो वहाँ पर एक वीडियो चलता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि उस माउस को फाड़कर उसके अंदर से भी एक जीनोमॉर्फ बाहर निकल गया है, क्योंकि उस माउस के ऊपर कंपाउंड Z01 का इस्तेमाल किया गया है, और एंडी और उसके दोस्तों को नहीं पता है कि कंपाउंड Z01 इतना ज़्यादा खतरनाक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एंडी और उसके सभी दोस्त जब जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ से के की आवाज़ आती है, तो वो लोग जब उस दिशा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें जीनोमॉर्फ का एक बड़ा सा घोंसला दिखता है और उसी के अंदर के भी घायल होती है, तो वो लोग के को वहाँ से छुड़ा लेते हैं, और एंडी रेन से कहता है कि हमें के को कंपाउंड Z01 का इंजेक्शन लगा देना चाहिए ताकि ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन रेन इस चीज़ के लिए मना कर देती है, और रेन कहती है कि मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि इंजेक्शन हमारे लिए सही नहीं है। फिर उसके बाद वो लोग कंपाउंड Z01 का इंजेक्शन के को नहीं लगाते हैं, और जब रेन के को संभाल रही होती है तभी वहाँ पर एक जीनोमॉर्फ आ जाता है और पीछे से तुरंत रेन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन रेन को बचाने के लिए बीच में टाइलर आ जाता है, जिसकी वजह से जीनोमॉर्फ की टेल टाइलर के चेस्ट के अंदर घुस जाती है और टाइलर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। फिर उसके बाद जीनोमॉर्फ टाइलर को उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर टाइलर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो जीनोमॉर्फ के ऊपर चिल्लाने लगता है, और इससे जीनोमॉर्फ को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो टाइलर को वहाँ पर तुरंत मार देता है, और तभी वहाँ पर काफ़ी सारे जीनोमॉर्फ्स भी आ जाते हैं। ये देखकर हमें पता लगता है कि उस स्पेसशिप के अंदर 2 हिस्से थे, जिनमें से एक हिस्सा पूरी तरह से लॉक था और उसी के अंदर वो सारे जीनोमॉर्फ्स कैद थे। लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने उस हिस्से को अनलॉक कर दिया है, इस वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे जीनोमॉर्फ्स इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं, और तभी एक जीनोमॉर्फ एंडी के ऊपर भी हमला कर देता है, जिससे एंडी वहाँ पर घायल हो जाता है और उसके सर से वापस वाइट ब्लड आने लगता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं रेन को, जो कि के को वहाँ से लेकर तुरंत चली जाती है और वो एंडी को भी वहीं पर छोड़कर चली जाती है। लेकिन फिर रेन को काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है, तो वो के से कहती है कि तुम इस कंपाउंड को लेकर तुरंत स्पेसशिप में जाओ और मैं एंडी को लेकर वहाँ पर आती हूँ। फिर उसके बाद रेन वहाँ से चली जाती है और वो एंडी को लेने के लिए जब नीचे जाती है तो के अपने अंदर वो कंपाउंड Z01 वाला इंजेक्शन लगा लेती है, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है और के को लगता है कि ये इंजेक्शन लगाने से वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और वहीं पर रेन जब एंडी के पास पहुंचती है तो वो उसके अंदर से उस सिंथेटिक चिप को निकाल देती है, जो कि दूसरे रोबोट की है, और वापस एंडी की चिप को लगा देती है। उसके बाद एंडी को रिबूट कर देती है, जिससे एंडी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर दिखाया जाता है कि उन दोनों के ऊपर काफ़ी सारे जीनोमॉर्फ्स हमला कर देते हैं, और अभी वो स्पेसशिप के लोअर कंपार्टमेंट में है, इसी वजह से वो उन जीनोमॉर्फ्स को नहीं मार सकते हैं, क्योंकि अगर जीनोमॉर्फ्स का एसिड उस फ्लोर पर गिर गया तो सीधा वो स्पेस में गिर जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। फिर उसके बाद रेन को आइडिया आता है और रेन उस कंपार्टमेंट की ग्रेविटी को बंद कर देती है, जिससे कि जीनोमॉर्फ्स का एसिड नीचे फ्लोर पर ना गिरे। फिर उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही जीनोमॉर्फ्स रेन के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं तो रेन अपनी गन से उन सभी जीनोमॉर्फ्स को मार देती है, और जैसे ही रेन उन सभी जीनोमॉर्फ्स को मार देती है तो उनका ब्लड उस स्पेसशिप में फ्लोट करने लगता है। और फिर हम देखते हैं रेन को और एंडी को, जो कि उनके उस ब्लड से यानी कि उस एसिड से बचते हुए अपने स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। और फिर रेन जैसे ही अपने स्पेसशिप में पहुंचती है तो अपने स्पेसशिप को तुरंत स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है, और हम देखते हैं कि ये जो रोम्यूलस और रीमस स्पेसशिप है ये जाकर एस्ट्रॉइड बेल्ट से टकरा गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होने लगे हैं, और फाइनली रेमस और रोम्यूलस वो स्पेसशिप है जो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं रेन और एंडी को, जो कि अपने स्पेसशिप को लेकर वहां से निकल गए हैं, और वहीं पर हम देखते हैं रेन को, जो कि के को क्रायोपॉड के अंदर सुला देती है और उसे कहती है कि तुम कुछ टाइम के लिए रेस्ट करो। और फिर वो खुद भी जैसे ही क्रायोपॉड के अंदर सोने के लिए जाती है तो उसे दिखाया जाता है कि के वाइटल्स अभी नॉर्मल नहीं रहे हैं, उसके वाइटल्स काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। तो वो जैसे ही के का पॉड खोल कर देखती है तो वो देखती है कि के को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, और जो बच्चा वो काफ़ी ज़्यादा महीनों के बाद जन्म देने वाली थी उसे वो तुरंत जन्म दे देती है, और वो देखती है कि उसने बच्चे में जीनोमॉर्फ के अंडे को जन्म दिया है। ये देखकर रेन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और फिर रेन उस अंडे को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ से ले जाने लगती है, तो उसके अंदर से एसिड गिरने लगता है, जिसकी वजह से रेन के हाथ से वो अंडा नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद रेन वहाँ पर उस अंडे को डिस्ट्रॉय करने के लिए जैसे ही आती है तो उस अंडे का मुंह खुलता है, और उसके अंदर रेन को दिखाया जाता है कि उसके अंदर एक ह्यूमन बेबी है। ये देखकर रेन उस अंडे को डिस्ट्रॉय नहीं करती है और वो रुक जाती है, और क्योंकि उस अंडे से काफ़ी सारा एसिड निकल रहा होता है इसीलिए वो ऊपर वाले कंपार्टमेंट में छेद करके डायरेक्ट नीचे वाले कंपार्टमेंट में चला जाता है।
और ये देखकर रेन तुरंत उस अंडे का पीछा करती है और वो जैसे ही नीचे जाकर देखती है तो वो अंडा पूरी तरह से खाली होता है और वो माइनिंग ओर के ऊपर गिरा हुआ होता है, यानी कि माइनिंग करने के बाद जो डस्ट निकलती है वो अंडा उसी के ऊपर गिरा हुआ था। इसी वजह से जो नीचे वाला कंपार्टमेंट था उसके अंदर छेद नहीं हो पाया और वो अभी तक स्पेसशिप पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन उस अंडे के अंदर जो बच्चा था वो वहाँ पर नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस अंडे के अंदर से एक ह्यूमनॉइड जीनोमॉर्फ ने जन्म लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उस ह्यूमनॉइड जीनोमॉर्फ ने ऊपर आकर एंडी को घायल कर दिया है और फाइनली उसने के को भी मार दिया है। और फिर जब रेन ऊपर आकर ये सब कुछ देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो उस जीनोमॉर्फ के ऊपर हमला कर देती है कोल्ड गैस के थ्रू, लेकिन उस कोल्ड गैस से उस जीनोमॉर्फ को कुछ भी नहीं होता है। तो रेन ये सब कुछ देखकर वहाँ से भाग जाती है और तुरंत जाकर अपना स्पेस सूट पहनती है और वो प्लान बनाती है कि मैं इसे नीचे आयरन ओर वाले कंपार्टमेंट में लेकर जाऊंगी और उसे इस स्पेसशिप से अलग कर दूंगी, जिससे कि जीनोमॉर्फ नीचे चला जाएगा और मैं बचकर वापस अपने स्पेसशिप में आ जाऊंगी। तो वो तुरंत जाकर स्पेस सूट पहनती है और नीचे आयरन ओर वाले कंपार्टमेंट में चली जाती है और जैसे ही रेन नीचे वाले कंपार्टमेंट में जाती है तो वो नीचे जाकर उस स्पेसशिप वाले कंपार्टमेंट को अलग करने के लिए वहां पर उसे 4 लीवर खींचने होते हैं। तो वो वहां पर जाकर 3 लीवर को तो खींच देती है लेकिन एक लीवर को नहीं खींचती है और वो इंतजार करती है कि वो जीनोमॉर्फ जब आएगा तब वो इस लीवर को खींच देगी। लेकिन तभी वहां पर अचानक से जीनोमॉर्फ आ जाता है और वो रेन के ऊपर हमला कर देता है और रेन की जो रस्सी होती है वो उस 4th लीवर के अंदर फंस जाती है। फिर हम देखते हैं रेन उस जीनोमॉर्फ से बचने के लिए उसके ऊपर उस एसिड को फेंक देती है, लेकिन वो एक ऐसे एरिया में गिर जाता है जहां पर आयरन ओर नहीं होती है और सीधा स्पेसशिप के अंदर छेद हो जाता है, जिसकी वजह से रेन उस स्पेसशिप से नीचे चली जाती है। लेकिन क्योंकि वो रस्सी से बंधी हुई थी इसी वजह से वो उस स्पेसशिप से नीचे नहीं गिरती है। फिर हम देखते हैं कि वो जीनोमॉर्फ रेन को ऊपर से पकड़ लेता है और रेन के हेलमेट के ऊपर हमला करने लगता है और वो रेन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेन अपनी रस्सी पर काफ़ी ज़्यादा झटके मारने लगती है जिसकी वजह से वो 4th लीवर भी खिंच जाता है और फाइनली वो जीनोमॉर्फ उस स्पेसशिप से अलग हो जाता है और वो कंपार्टमेंट भी पूरी तरह से अलग हो जाता है और रेन यहाँ पर सुरक्षित बच जाती है। और हम देखते हैं कि रेन फिर धीरे धीरे अपने आप को खींचते हुए उस स्पेसशिप के अंदर वापस चली जाती है और रेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड थी क्योंकि उसने अपने सभी दोस्तों को यहाँ पर खो दिया था। और रेन ऊपर आकर एंडी को भी क्रायोपॉड के अंदर सुला देती है और खुद भी क्रायोपॉड के अंदर सो जाती है और जो स्पेसशिप होता है उसे ऑटो मोड पर सेट कर देती है और उसके अंदर डेस्टिनेशन गवागा प्लेनेट की डाल देती है। यहीं पर ये मूवी खत्म भी होती है। अगर गाइस आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ यार हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ यार गाइस हमें सपोर्ट करो, हमें इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर गाइस आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।